हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मेनिया के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए हम अपने जीएस के जनरल स्टडीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या आपका ज्योग्राफी हो, फिजिकल इंडियन में हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। कैसे इन सबको कवर करेंगे हम विद लिमिटेड टाइम पीरियड, क्योंकि देखो अब ऑलरेडी दिसंबर है, आपका नया साल आने वाला है, अगले हफ्ते नया साल है आपका, और 1 तारीख से कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेना है। तो एक रिजोल्यूशन हम भी ले सकते हैं ऐसा कि भैया 75 दिन के अंदर जीएस तो हम खत्म ही कर देंगे सीडीएस के लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एग्जाम की तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी होगी, जिन्होंने सोचा होगा कि हाँ सीडीएस एग्जाम देना है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टुकड़ों में तैयारी करी है, कुछ कुछ टॉपिक पढ़े हैं रैंडमली, बट अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो की है, सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बट वो तो सभी पढ़ रहे हैं ना। हम अपने आप को कैसे एक एज देंगे इन दी 75 डेज अकॉर्डिंग टू द जीएस सिलेबस ऑफ यूपीएससी फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आखिर तक जुड़े रहना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डे वाइज आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बकायदा इतना डिटेल्ड वे में मैं आपको पूरा सिलेबस समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग अपनी नॉन मेडिकल साइड दिल्ली से ही करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एसएससी सीएचएसएल क्लियर किया था, तो उसके बिहाफ पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर गया था। ग्रेजुएशन मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैंने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस सेम सब्जेक्ट में किया है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर उसके अलावा मैंने कुछ टाइम एमएनसी के अंदर भी काम किया है आफ्टर आई रिजाइन माई जॉब फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव क्लियर्ड एमपीपीएससी ट्वाइस। ठीक है, और पिछले 4 साल से मैं बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को जीएस पढ़ा रहा हूं। मेरा तरीका पढ़ाने का रहता है कि किस तरीके से आप बस चीजों को कनेक्ट कर सको। हमारी जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन से वही स्कूल सिस्टम में सिखाया जाता है हमें कि भाई ये याद करना है, रट्टा मारना है, इस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ। अब ये समझना आसान नहीं होता। रट्टा मारना बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि भाई स्कूल में वही पूछा जाता है, 10 सवाल 10 निकाल दिए, हो गया काम। तो वहां से हमें हटना होगा। क्यों हटना होगा? क्योंकि भाई आप एक ऐसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो जहां पर एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, जहां पर एक आपका पूरा फोकस होना चाहिए जॉब पर। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लूंगा और एसएसबी की तैयारी करूंगा तब मैं डेवलप करूंगा। वो यहीं से शुरू होता है। आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ को लेके, वो किसी डेट को डिफाइन नहीं करता, वो अभी से डिफाइन होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पर डे टॉपिक अलग अलग पढ़ के हम कैसे अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और किस तरीके से साथ साथ मॉक्स क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आगे बढ़े, अगर हम 2025 की बात करें, सीडीएस 2025 की, तो जो डेट जो यूपीएससी कैलेंडर ने जो दी है इस बार, वो दी है 13 अप्रैल कि भैया 13 अप्रैल को आपका पेपर है। 13 अप्रैल 2025 को सीडीएस 1 का आपका एग्जाम है। अब मोटा मोटा अगर मान के चले तो आपके पास कुछ 100 दिन बचे हैं। इसमें से सिर्फ मैं कह रहा हूं कि जीएस के लिए आप 75 दिन दे दो, मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। मान लो मेरी बात, एकदम एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। ठीक है, बस सवाल है कि इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है डेज वाइज, और साथ साथ इतने बड़े सिलेबस हैं, सारे टॉपिक्स कैसे निपटाएंगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, ये सब कैसे करेंगे। बाय द वे, अगर देखो, सबसे पहले स्टडीज देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने, जितना सबसे आसान तरीका होता है कोई भी एग्जाम क्लियर करने का, कि आप एक बार उसके सिलेबस को डिकोड कर लो। जहां आपने सिलेबस को डिकोड कर दिया, वहीं पे आपकी 50% तो प्रॉब्लम ऑलरेडी खत्म हो जाती है। तो अब आप लोगों के पास वो टाइम है नहीं, इसीलिए कह रहा हूं इस वीडियो में जुड़े रहो और देखो कि किस तरीके से हम आपको एक गाइड देने की कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से कि आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी स्ट्रेटेजी से होगा या और किसी से हो ही नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज होती हैं। मैं सिर्फ एक जनरल वे में आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से जीएस के अपने सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो अगर मोटा मोटा हमारे पास 75 डेज हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने उसमें से 15 दिन दे दिए, पॉलिटी को मैंने 15 दिन दे दिए, फिजिकल ज्योग्राफी को मैंने 10 दिन दे दिए, मेडिवल हिस्ट्री को मैंने 10 दिन दे दिए, इकोनॉमी को मैंने 10 दिन दे दिए,
इंडियन ज्योग्राफी को 10 दिन दे दिए और मॉडर्न हिस्ट्री को 20 दिन दे दिए। तो ये डेज क्यों अलग अलग हैं? वो इसलिए अलग है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। जहां से जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसको उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से पूरा हमने डिकोड करने की कोशिश करी है। अब क्योंकि दिन हमारे पास कम है तो इसीलिए आपको मेहनत डबल करनी होगी, फोकस डबल करना होगा। तो उसके लिए क्या है भाई, एक दिन में हमें जीएस के 2 सब्जेक्ट लेके चलने होंगे जिसमें टॉपिक्स हमें लिमिटेड पढ़ने हैं। ये नहीं है कि एक दिन में पूरा टॉपिक ही खत्म कर दूंगा, नहीं। एक दिन में 1 बादाम खाना चाहिए, एक दिन में 30 बादाम नहीं खाने चाहिए कि भैया आज ही सारी नॉलेज ले लूंगा, ऐसा नहीं करते, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि जिस दिन हमने जो टॉपिक पढ़ा है, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने एक्सवाइजेड टीचर की वीडियोस देखी हैं, उससे आपने जो भी अपना नोट्स बनाया है या जो भी उसने कंटेंट दिया है, अगली क्लास अटेंड करने से पहले आप एक बार उसको रीड करोगे। बस मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बैठ के याद करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसको रीड करो एक बार, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार, नए टॉपिक पे जाने से पहले पुराने वाले को सिर्फ एक बार रीड करना है। रात को रीड कर लिया एक बार। अब हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ये तो सभी को पता है। तो आपको 1 से लेके 5 तक के जो दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर छठे दिन क्या होगा? छठे दिन आप इन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर 7वां दिन जो बचेगा आपका संडे का, उस दिन आप कोई भी एक सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लेटेस्ट टू अर्लीस्ट क्वेश्चंस पेपर पर जाना। जो रिसेंटली पेपर हुआ है आप पहले वो सॉल्व करोगे, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। तो इससे होगा क्या, आप एक वीक के अंदर 2 सब्जेक्ट के 5 नए नए टॉपिक्स पढ़ोगे। छठे दिन आप उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और 7वें दिन आप एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, सीडीएस का पेपर। भले ही इसमें आपको क्वेश्चन आते हो ना आते हो, डजंट मैटर, जो ना आते हैं वो देख के कर लो, ताकि एक पैटर्न पता चल सके कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सवाल पूछ रहा है। उसी हिसाब से हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो अब इतना तो होता नहीं है टाइम कि सर ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने पर डे के जो हिसाब से जो टॉपिक आपको दिए हैं, आप उसी हिसाब से चलो तो आसान रहेगा मामला, ठीक है। तो यही मैंने बताने की कोशिश करी है कि अगले दिन की क्लास से पहले आपको सबसे पहले पुराना वाला एक बार रीड करना होगा। हर सैटरडे को आपको अपने टॉपिक्स के मॉक क्वेश्चन लगाने हैं और हर संडे एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब ऑब्वियसली बात ये होती है कि भाई सर इतना डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे डिसिप्लिन बना सकते हैं, जिनको भरोसा है कि भाई मैं अपना बना लूंगा डिसिप्लिन, मैं पूरे फोकस के साथ पर डे के हिसाब से जो सर टॉपिक दे रहे हैं वो मैं कर लूंगा, नो डाउट आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद वो कर सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग चाहे तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं ही पूरे जीएस पढ़ाता हूं। आपको और भी जीएस के टीचर्स मिलेंगे वहां पर, और मेरा तरीका वही है पढ़ाने का, सिंपल, कि भैया मीम्स और अपने डायलॉग बाजी के थ्रू अपने पढ़ाई खत्म करेंगे। देखो पढ़ाई अगर आपने बर्डन लेके करा ना, तो जिंदगी में हमेशा वो बर्डन ही दिखता है, कभी हो ही नहीं पाएगा एग्जाम क्लियर। तो जितना मजे से हम टॉपिक को खत्म कर लेंगे उतना ही आसान रहती है चीजें, कहानियों के फॉर्म में। हमें वैसे भी मूवीज की कहानी याद रहती है, तो इनको भी कहानी के रूप में ही पढ़ना होता है बस, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। खैर, अगर मैं डेज वाइज की, अच्छा बाय द वे, अगर आप लोग मॉक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हर सैटरडे डिफेंस में, हर संडे डिफेंस मीडिया की एप्लीकेशन पर आपको एक फुल लेंथ मॉक प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहां पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर आप अपने उस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में देख सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कितनी और जरूरत है आपको। तो दीज आर अवेलेबल टू यू ऑन द डिफेंस मीडिया एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम डेज की बात करें, जैसे सपोज करो भैया नया साल आ रहा है 2025, नया ही शुरू करेंगे सर, मैं तो 1 तारीख से ही पढ़ाई शुरू करूंगा, वो मंडे को जिम जाना होता है, वही वाली बात है, ठीक है। तो सर अब अगर जनवरी फर्स्ट वीक की बात करें तो फिर संडे तो चौथे दिन ही आ गया। तो क्या करेंगे, अगर हम 1 जनवरी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो हम पैरेलली 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, एक को 1.5 घंटा देंगे, दूसरे को 1 घंटा देंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं सपोज करूं मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी से, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी से। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात आती है कि पढ़े तो पढ़े कहां से। तो ये आपको याद रखना है, एक तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो, और एक क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी जो पहला वाला पार्ट है। अब होता क्या है कि क्लास 12 को हम बेस बनाते हैं, जो एनसीईआरटी होती है उसमें क्लास हिस्ट्री के लिए क्लास 12 को बेस बनाते हैं। तो क्लास 12 के अंदर आपकी एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं। पहली किताब थीम 1 जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, दूसरी किताब थीम 2 जिसमें मेडिवल हिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, और तीसरी किताब थीम 3 जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 4-5 चैप्टर हैं।
एट द सेम टाइम अब एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है वो पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की है। तो अगर आपको स्टोन एज वाला, जैसे पहले दिन हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्टोन एज। स्टोन एज आपको पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, क्लास 6 का एक चैप्टर होगा, और 12th के अंदर तो खैर दे ही नहीं रखा है आपका स्टोन एज के बारे में, तो सिर्फ आपको वो एक ही बुक से रीड करके आप चाहो तो निकाल सकते हो। स्टोन एज के अंदर भी आपकी कौन सी चीजें देखते हैं, पैलियोलिथिक साइट्स आपकी हो गई, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कौन कौन सी साइट्स हैं, कहां से क्या मिला है, ठीक है। जैसे भीमबेटका की रॉक केव आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया कि कहां से मिला है आपको, या पटने महाराष्ट्र के अंदर जगह हुआ करती थी, वहां से आपको क्या मिला है, जो पैलियोलिथिक साइट्स का एग्जांपल है। तो साइट्स के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या इनकी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी उसको लेके एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्लास 6 की आप वो चैप्टर नंबर 2 या 3 है वो आप रीड कर सकते हो। और सेम डे आप क्या करोगे, जो लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, हाँ बिल्कुल है सर। तो इसके लिए जो सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें बहुत सारे कानून दे रखे हैं और अलग अलग लॉस के अंदर, अलग अलग कानूनों के अंदर अलग अलग प्रावधान, अलग अलग प्रोविजंस हैं, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने बनते हैं कि पूछो मत। जैसे वो पूछ लेता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से कानून के अंदर डिफाइन किया गया था, या कौन था, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल कब बनाई गई, या वाइस रॉय की पोस्ट कब बनाई गई, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया। तो ये पूरा पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कानून आए भारत के अंदर 1772 से लेकर 1947 तक, उन सभी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट, क्योंकि संविधान तो 1947 के बाद ही बनाया हम लोगों ने। तो किस तरीके से वो डेवलपमेंट में जो इतने सारे कानून आए हैं वो अपना योगदान देते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो जो लक्ष्मीकांत है उसका पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट। तो पॉलिटी के अंदर हम वो स्टार्ट करेंगे। आप दूसरे दिन पे आए तो एंशिएंट हिस्ट्री का आप दूसरा टॉपिक जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति। बहुत सवाल बनते हैं इनकी साइट्स के ऊपर, इनके टाउन्स के ऊपर, कैसे टाउन्स हुआ करते थे, कौन से टाउन से आपको क्या ऐसी स्पेशल चीज मिली है। ब्रॉन्ज में तो भैया माहिर हुआ करते थे सारे के सारे, या इनके कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति हो गया, ठीक है। ये कहां से पढ़ना है सर, एक तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति लेके, और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। तो दोनों ही एक ही बारी में कवर हो रहे हैं। कभी भी एनसीईआरटी रीड करते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले 6ठी की रीड कर दूंगा, फिर 7वीं की रीड कर दूंगा, फिर 8वीं की, नहीं, आप उसको टॉपिक वाइज करो। तो यहां से एक 12th का हो गया चैप्टर और एक 6 का चैप्टर हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक्ट अगले दिन भी आपको पढ़ना है। 2 दिन आपके ऐसे ऐसे टॉपिक निकलते जा रहे हैं। तीसरे दिन पहुंचे तो हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो 2 बारी में आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब खत्म करना है, मैं वही बता रहा हूं। एक दिन में एक ही बादाम खाते हैं, एक दिन में 30 बादाम नहीं खाते, वरना मामला बिगड़ जाता है। 3 दिन आपने 3 नए टॉपिक पढ़े, और पॉलिटी के भी 3 नए टॉपिक पढ़े, और सोर्स भी पता चल गया कि एनसीईआरटी था और आपका एक लक्ष्मीकांत था। तो लिमिटेड टॉपिक पढ़े, हाँ बिल्कुल पढ़े, ढंग से टाइम दिया है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अब आप संडे को क्वेश्चन लगाओगे, मॉक्स क्वेश्चन लगा सकते हो इनके ऊपर। पहला वीक है ये तो पहला वीक है, क्योंकि इसमें 4 दिन मिले हमें। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, आप 5वें दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व किया करोगे। ऐसे ही अब जब अगला हफ्ता शुरू होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री तो आपका चल ही रहा है, जिसमें वैदिक एज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई वैदिक एज किस किस तरीके से डिफाइन की जाती है, टाइम पीरियड क्या है, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिक्स किस तरीके की चलती थी। तो पहले दिन ये पढ़ा, फिर दूसरे दिन वैदिक एज में आप पढ़ोगे यहां का लिटरेचर, हमारे वेद, उपनिषद, आपके ब्राह्मणास, अरण्यक, अलग अलग हमारा जो लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है। धर्मशास्त्र हमारे अलग अलग तरीके के कंपाइल किए जाने लगे, वो वैदिक सभ्यता का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो 2 दिन आपने वैदिक सभ्यता को दे दिए, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आता है महाजनपद, कि यहीं पर जब वैदिक सभ्यता के बाद आपके 16 बड़े बड़े साम्राज्य आएंगे, इन्हीं के अंदर कुछ कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर, जिनको हम गणसंघ बोलते हैं। तो इनके बीच में एनालिटिकल डिफरेंस होता है, क्या होता है। आपके जो गौतम बुद्ध हैं बुद्धिज्म वाले, महावीर जैन है जैनिज्म वाले, वो गणसंघ से बिलोंग करते थे। तो महाजनपद और गणसंघ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर। टोटल 16 महाजनपद निकल के आए थे। उसके बाद बुद्धिज्म एक क्लास, एक दिन और जैनिज्म एक दिन। तो 5 दिन के अंदर आपके ये नए टॉपिक्स खत्म हुए एंशिएंट हिस्ट्री के। कहां से हमने बेसिस बनाया है, क्लास 12th और क्लास 6 की एनसीईआरटी वाली किताब को, वो भी टॉपिक वाइज। एट द सेम टाइम आप इसी हफ्ते दूसरे सब्जेक्ट में क्या पॉलिटी देख रहे हो, जिसमें यूनियन एंड टेरिटरीज आपका पार्ट 1 आ जाता है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। अब पूरा डिफाइन कर रखा है कि पार्लियामेंट किस तरीके से पूरे भारत का नक्शा इंटरनली तो चेंज कर सकती है, बट फ्रंटियर वाला जो एरिया होता है उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई इंडिया को यूनियन बोला जाता है।
तो इन अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करी गई है, अलग अलग स्टेट्स बनाई गई, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या पहली ऐसी स्टेट कौन सी थी जो लैंग्वेज के आधार पर बनाई गई, या 3 कमीशन आए थे स्टेट बनाने के लिए, वो कौन से कमीशन थे, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो यहां पर ये आप पढ़ते हैं। फिर ऐसे ही सिटीजनशिप पे जाओगे, नागरिकता के ऊपर जाओगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक डील करता है कि नागरिकता के कानून, किस किस को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद का सारा काम जो है वो पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, तो वो कानून लेके आ गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब उसी के आधार पर आपको नागरिकता दी जाती है और छोड़ी जाती है, तो यहां से ये टॉपिक निकल के आया। फिर फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो 2 दिन पढ़ेंगे। पहले दिन हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, दूसरे दिन कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो भागना नहीं है सिलेबस को लेके, बस कंसिस्टेंसी दिखानी है, बस कंसिस्टेंसी दिखानी है। तो यहां पर भी आपने 5 दिन अलग अलग टॉपिक पढ़े, छठे दिन क्या करना है, जो आपने ऊपर टॉपिक पढ़े उसी के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर आएगा संडे, जिसमें आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और सेम संडे को ही आप वीकली करंट अफेयर, कोई भी वीकली करंट अफेयर पे ध्यान दे दोगे। वो सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपकी कोई मैगजीन हो सकती है, या पर्टिकुलर आप किसी की यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली अपनी तो होएगी ही, करंट अफेयर साहिल सर और मैं दोनों ही करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पर डे में आप पर वीक के अंदर आप 5-5 टॉपिक्स पढ़ा करोगे 2 सब्जेक्ट्स के, और छठे दिन उसके टेस्ट लगाओगे, और 7वें दिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सॉल्व करोगे। ऐसे करते करते जैसे ही वीक 3 आया, तो भैया वीक 3 के अंदर आपका एक सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री अब खत्म होने वाला है। कैसे? मगध आएगा। अब क्वेश्चंस कभी कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आ जाता है कि भाई वो बिंबिसार कौन था, ठीक है, या पाटलिपुत्र में कैपिटल किसने शिफ्ट करी, या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई, या जो चाणक्य था वो किसके कोर्ट में हुआ करता था। तो ये आपके 3 डायनेस्टीज निकल के आई थी, हरण्याक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, जिन्होंने फाइनली मगध का डेवलपमेंट किया। ये मगध उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक है, तो यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलरेडी टॉपिक डिफाइन है, आपको इस दिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद क्या हुआ, जब नंदा डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पर थी, तो उसी टाइम पर पहली बार भारत के ऊपर पर्शियन इन्वेजन हुआ। सबसे पहले पर्शिया से लोगों ने अटैक करा, साइप्रस वगैरह आए, उसके बाद उनके पीछे से ग्रीस वाले आएंगे जब अलेक्जेंडर आएगा भारत के अंदर, ठीक है। तो वो होगा फॉरेन इन्वेजन का टॉपिक आपका, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, पुरुषोत्तम के साथ, जिसे बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हिडेस्पास भी बोला जाता है, वितास्ता भी बोला जाता है। इस तरीके के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। मौर्यंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया, बिंदुसार के टाइम पर क्या है, अशोक के टाइम पर क्या है। यही 3 इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा मौर्य नहीं पढ़ना होता हमें कभी, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट मौर्यंस की, जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई तो उसके बाद का जो भारत था उसके अंदर क्या क्या बना, तो फॉरेन डायनेस्टीज आई भारत के अंदर, जैसे इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है, सीथियंस आपने सुना होगा, साक, उसके बाद पार्थियंस, कुषाण का नाम सुना होगा, कनिष्क राजा, क्या बढ़िया राजा था, सिल्क रूट कब्जा कर लिया भाई ने। कैसे कब्जा किया, चाइना के 3 डायनेस्टी के 3 राजकुमारों को उठा लाया, कह रहा या तो सिल्क रूट में नाम कर दो वरना भूल जाओ अपने बच्चों को। तो वो कनिष्क, वो कुषाण, ये कौन है, ये ऐसी फॉरेन डायनेस्टीज है जो भारत के अंदर आके स्टेबल हो गई कि भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे यहां पर, और यहीं पर अपना साम्राज्य बनाया। तो वो नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आएंगी। यहीं पर साउथ इंडिया के अंदर आपका चल रहा है संगम एज। ये संगम एज दिखाता है कि साउथ इंडिया की सबसे अर्लीस्ट जो आपको पुरानी हिस्ट्री देखने को मिलती है, उसके जो एविडेंस देखने को मिलते हैं, वो संगम एज में निकल के आए, मौर्यंस के बाद में निकल के आए, 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर, मतलब आज से लगभग 2100 साल पहले के आसपास। सतवाना निकल के आए, मैं ये जो आपका महाराष्ट्र वाला जो डेक्कन एरिया है पूरा का पूरा, यहां पर आपकी सतवाना डायनेस्टी निकल गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है, और यूपीएससी भी लगातार यहीं से क्वेश्चन निकालता है। तो कोई बहुत अलग चीजें नहीं निकालता है, हमारे पास गिवन है हर चीज, बस हम उसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक आता है आपका गुप्ता एंड अर्शा। इसमें भी कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट राजा हैं, किसी ने कुछ एस्टैब्लिश करवा दिया। इन्हीं के टाइम पर आपका चाइनीज ट्रेवलर आना शुरू होंगे भारत के अंदर, फाहीन सबसे पहले आएगा, ह्यूनसांग आएगा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेवलर्स भी भारत के अंदर आना स्टार्ट होंगे अब, और यही आपका एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होता है। और भैया वीक 3 तक आते आते 15-16 दिनों के अंदर आपका सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हुआ। फिर जैसे ये 5 दिन खत्म हुए तो छठे दिन हमने क्या किया, सेम टॉपिक्स पर हमने आपने मॉक क्वेश्चन सॉल्व करे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे। ऐसे ही दूसरी साइड अपना पॉलिटी तो चल ही रहा है, जिसमें एक जगह हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर आप साथ में कंबाइन करके पढ़ोगे ना तो चीजें आसान रहेंगी, क्योंकि कंपैरेटिव है, सिर्फ आर्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, बाकी मोस्टली पावर्स इनकी सिमिलर होती हैं, सारी नहीं होती, मोस्टली सिमिलर होती हैं। तो दोनों को कंपैरिजन में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 2 टॉपिक एक ही बार में खत्म होंगे और आसानी से चीजें समझ में आएंगी। इसके अलावा इनका इलेक्शन कैसे होता है, पावर क्या क्या है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इसके ऊपर फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आता है।
पार्लियामेंट देखेंगे दूसरा पार्ट कि राज्यसभा के क्या रोल होते हैं, लोकसभा के अंदर क्या सीन चलता है, फिर पार्लियामेंट काम किस तरीके से चलता है करता है, कितनी तरीके के बिल्स होते हैं, कितनी तरीके की मेजॉरिटीज होती है, कैसे कोई बिल को पास किया जाता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी अलग अलग कमिटीज होती हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एस्टिमेट कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री ग्रुप हो गया, यहां से कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर मेंशन्ड है वो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट किताब है। सिर्फ एक बार रीड करना होता है हमें, ठीक है, हमें याद नहीं करना है, हमें रीड करना है। फिर आपकी स्टेट्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद देखने को मिलती है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, और इमरजेंसी प्रोविजंस फिर कि भैया नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनके क्या क्या प्रोविजंस भारत के संविधान के अंदर दे रखे हैं, इनका फंडामेंटल राइट पे या डीपीएसपी पे या सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है, वो इसके अंदर हम देखते हैं। यहां पर पॉलिटी के टॉपिक खत्म हुए, तो वीक 3 तक आते आते आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है और दूसरा सब्जेक्ट लगभग लगभग आपका 70% खत्म हो गया है, जिसमें आपने सेम टॉपिक्स पर क्वेश्चन भी सॉल्व करे और 3 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गए हैं अभी तक, जो जिससे प्रैक्टिस चल रही है, हमें पता चल पाएगा कि भैया पैटर्न क्या चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इस और वीकली करंट अफेयर तो देख ही रहे हैं हम हर संडे टू संडे। तो होलिस्टिक एक रिवीजन, एक होलिस्टिक वे में अगर हम सिलेबस करने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें होंगी। सब कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ना होता, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। उसके बाद जब हम वीक 4 में पहुंचे तो क्या हुआ, सर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत देर से हम याद करने वाली चीजें देख रहे हैं, जैसे आपका पॉलिटी हो गया या आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। तो अब क्या करते हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। ज्योग्राफी में भी सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो फिजिकल ज्योग्राफी वो होता है जिसके अंदर हमें प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि ज्योग्राफी कैसे काम करती है, ये जितना भी आसपास लैंडफॉर्म है कैसे बना है, क्या हुआ होगा, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स निकल के आए तो कैसे निकल के आए। तो 3 बड़े बड़े मेजर चंक में डिवाइड करते हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। इन तीनों को आप तो थोड़े लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो पढ़ने में मजा आता है इनको। तो कहां से पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी? एकमात्र किताब है एनसीईआरटी। कौन सी? क्लास 11th की किताब है, ठीक है। सिर्फ यही रीड करनी है आपको, और किसी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन इनफ है, मान के चलो मेरी बात, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने टॉपिक डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। इन्हीं के ऊपर फिर क्वेश्चन बनता है टाइम या टाइम को लेकर, डेट को लेकर कि टाइम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, डेट वाला सिस्टम कैसे चलता है। तो पहले दिन ये वाला टॉपिक हो गया। दूसरे दिन हम जाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ और अर्थक्वेक्स पे, क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब हमें पता है कि कितनी सारी हमारे पास लेयर्स हैं, तो हमें कैसे पता चला कि इतनी सारी लेयर्स हैं, हर एक का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अर्थक्वेक वो एविडेंस है, वो प्रूफ है जो बताता है कि हमारी अर्थ की लेयर कैसी है। फिर इसके बाद जाएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज पे, कि किस तरीके से आज के टाइम पर आप जो कॉन्टिनेंट्स देखते हो, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। बहुत टाइम पहले एक ही लैंड मास था, जिसे पेंजिया, और एक ही वाटर बॉडी थी, पैंथलासा बोलते हैं। तो ये थ्योरीज निकल के आई कि कैसे आज के टाइम पर जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं पहले ऐसे नहीं थे। तो 4 थ्योरीज आएंगी, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, और आपकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गई, एंड फाइनल आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसने सब कुछ बता दिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज आप पढ़ते हो सेकंड टॉपिक के रूप में। फिर जब थ्योरीज पढ़ ली तो अगली क्लास में वॉल्केनोस, रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कि भाई पानी की वजह से अलग अलग आकृतियां बनती हैं लैंडफॉर्म्स की, हवा की वजह से अलग बनती हैं, ठीक है, और मरीन्स सी की वजह से अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन आए फिजिकल ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहला टॉपिक वही लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि भैया 5-6 लेयर है, तो हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कहीं पर घट रहा होगा, कहीं पर आपके मीटियोर बर्न होना शुरू हो गए, कहीं पर स्ट्रेटोस्फेयर है, कहीं पर ओजोन लेयर है, उनकी क्या क्या फिनोमिना होता है, वो एक टॉपिक में खत्म हुआ। उसके बाद इसी के बेसिस पर हमारी पूरी धरती पर प्रेशर बेल्ट्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं। प्रेशर बेल्ट्स मतलब 7 बेल्ट हैं, जिनमें 3 हमारे पूरे हवा घूमती है, जिनको आप ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज बोलते हो। ये प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं। इनका किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर में काम करती हैं, पूरा सेल बनाती हैं, वो देखना होता है प्रोसेस पूरा। और 5वें दिन आते आते क्या हुआ, जितने भी हमने ये टॉपिक पढ़े, इनके हमने कुछ मॉक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रिवीजन करके। एट द सेम टाइम आपकी दूसरे जगह क्या चल रहा है, आपका पॉलिटी चल रहा था, जो ऑलरेडी 70% खत्म हो चुका है। म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को हमने थर्ड टियर गवर्नमेंट, जैसे फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर जो है वो हमने सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दी, लेकिन हमने तो पावर बिल्कुल थर्ड टियर पे भी बांटी है। हमारे यहां तो तीसरी तरह की सरकार भी होती है, जैसे विलेज पंचायत हो गई, ठीक है। जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो हमने बिल्कुल निचले लेवल पर भी हमने बेसिकली पावर देने की कोशिश करी है।
ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक टॉपिक में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज होगा, फिर अगले दिन आप पढ़ोगे जुडिशरी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना, क्या जज होते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट आएंगे आपके, किसकी क्या पावर होती है, क्या ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक क्लास में खत्म। फिर आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र भैया संविधान के अंदर कर रखा है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी। संविधान के अंदर उनका पूरा प्रोसेस लिखा होगा, कितने मेंबर्स होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, दोबारा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो सारे फैक्चुअल बेसिस वाले क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आ गए आपके। यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, एनसीएसटी, आपके जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको इनके लिए काम करना है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, क्या उनका काम रहता है, वो सब। फिर होती हैं आपकी कुछ कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन संविधान के अंदर तो लिखी नहीं हुई, तो उनकी लीगैलिटी क्या है, तो ऐसी बॉडीज जो किसी कानून के बिहाफ पर बनाई जाती है कि पहले एक हम कानून लेके आए और उसके बिहाफ पर हमने एक बॉडी बना दी, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैच्यूटरी बॉडीज भी बोलते हैं उनको। तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और लास्ट जो पॉलिटिकल टॉपिक होगा वो आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हमारे संविधान के अंदर कुछ कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, या बांग्लादेश को आपने जमीन जो दी है वो कौन से संविधान, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दी, या राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया, या विलेज पंचायत म्युनिसिपैलिटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया। तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो वीक 4 तक आते आते आपका दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी भी खत्म हुआ, जिसमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी निपटाए और साथ साथ आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, बल्कि 3 कर चुके हो पेपर अपने। इसमें से जो भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बस देखो उसका आंसर चेक कर लो कि क्या है, एटलीस्ट हमें पैटर्न पता चल पा रहा है अपना। और साथ साथ आप वीकली करंट अफेयर हर संडे तो एक बार देखते ही हो। आगे बढ़े, अपना फिजिकल ज्योग्राफी तो कंटिन्यू चल ही रहा था। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड्स, रेनफॉल, लोकल विंड्स एक ही के अंदर होगा। लोकल विंड्स क्या होती हैं, जैसे कुछ होती हैं आपकी परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स कुछ कुछ एरिया के अंदर चलती हैं, गर्म हवा, ठंडी हवा। जैसे अगर लू की बात करें तो अपने इंडिया के अंदर जो गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, लेकिन ऐसे कोई गर्म हवा कहीं और भी तो चल रही होगी, यूएसए के अंदर चल रही होगी, तो उसको भी लू थोड़ी ना बोल देंगे। तो ऐसे ही कुछ लोकल विंड्स होती हैं जिनको अलग अलग रीजन के अंदर नामकरण किया गया है। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भाई ये ठंडी हवा कहां चलती है, या ये गर्म हवा कौन से एरिया के अंदर चलती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका 2 चंक खत्म हुए और फाइनली आपका तीसरा बचता है क्या, हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंदर आप पढ़ते हो क्या, आप इसके अंदर पढ़ते हो ओशियन बेसिन रिलीफ की कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स आपके जमीन के ऊपर बनते हैं, कुछ कुछ जमीन के नीचे भी बनते हैं। जमीन के नीचे मतलब समुद्र के अंदर किस किस तरीके के आपके पहाड़ होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को बोलते हैं ओशियन बेसिन रिलीफ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओशियन करंट्स, कि भैया ये जो करंट बह रहा है, पानी जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है, तो ऐसा ही क्यों होता है, हमेशा जो खारा पानी होता है वो हमेशा नीचे बैठता है और जो मीठा पानी होता है वो हमेशा ऊपर बैठता है। तो सैलिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर पढ़ा जाता है। एनसो का मतलब होता है आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये ऐसा एक फिनोमिना होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन के अंदर होता है, जो जुड़ा हुआ है हमारा मॉनसून के साथ, क्योंकि मॉनसून का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के साथ ज्यादा खेलता है, तो हम एनसो को उसी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आते आते आपकी फिजिकल ज्योग्राफी भी पूरी हो गई कॉन्सेप्ट वाली। आखिरी के जो इस हफ्ते के 2 दिन होंगे उसमें आप मैपिंग वाला पार्ट निपटाओगे, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अगले दिन आप करोगे एशिया, यूरोप, ओशियानिया। अब इसके अंदर क्या क्या देखना होता है कि वहां की कोई इंपॉर्टेंट पीक हो गई, वहां का कोई इंपॉर्टेंट लेक हो गया, कोई डेजर्ट हो गया, और पर्टिकुलर कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कोई वो पर्टिकुलर लेक आ रहा है, या दुनिया की गहरे लेक कौन सी है। इस तरीके के जो फैक्चुअल मैपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉन्टिनेंट के हिसाब से 2 दिन में खत्म। तो वीक 5 तक आते आते आपका 3 सब्जेक्ट टोटल खत्म हो चुके हैं, जिसमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे हैं और आप चौथा ये भी लगा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना। तो होलिस्टिक अप्रोच चल रही है पूरी, बस बात है कंसिस्टेंसी रखने की अपनी, ठीक है। जैसे ही आप अगले दिन आए, अगले वीक में आए, वीक 6 के अंदर, तो अब आप क्या करोगे, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपका पूरा हो चुका है। बेसिकली बोली तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है, क्योंकि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में मैपिंग वाला पार्ट ऐड करते हो तो वो आपका बन जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वो भी खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो गया, पॉलिटी भी खत्म हो चुका है, ठीक है। इकोनॉमी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट इज मेडिवल हिस्ट्री। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर सबसे पहला टॉपिक आता है ट्राईपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज।
हमने एंशिएंट हिस्ट्री जहां गुप्ता और हर्षा ने खत्म करी थी, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक कि भारत के अंदर आपकी 3 डायनेस्टीज हैं, यहां गुर्जर प्रतिहार है, यहां पर आपके राष्ट्रकूट हैं और बंगाल वाले रीजन में पाल डायनेस्टी है। तो सबसे पहला टॉपिक ये आएगा। फिर अगला टॉपिक आएगा चोला एम्पायर, जिसमें आपके 3 इंपीरियल चोलाज आए हैं जिन्होंने भयंकर रूप से भैया मचा ही रखा है, एकदम साउथ ईस्ट एशिया तक पे पूरा हमारा कब्जा हुआ करता, थाईलैंड, लाओस वगैरह सब इंडियन इंपैक्ट में हुआ करते थे, बेसिकली चोला एम्पायर के इंपैक्ट में हुआ करते थे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की बेस्ट नेवी थी ये, बेस्ट नेवल पावर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक आता है अरेबिक इन्वेजन, कि भैया अब तो कासिम आएगा, फिर गजनी आएगा, फिर घोरी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अरेबिक इन्वेजन हुआ था वो कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। ठीक है, तो गुर्जर, ये जो गुर्जर प्रतिहार वाली डायनेस्टी थी, इन्होंने ही सबसे पहला अरेबिक इन्वेजन रोका था, इसीलिए गुर्जरों को प्रतिहार का टाइटल मिला। ठीक है, तो कासिम की क्या कहानी है। फिर गजनी आएगा, भारत के अंदर अलग अलग ऑथर्स को लेके आएगा। ठीक है, और अपने ऊपर किताब लिखवाएगा, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि ऑथर और उनकी बुक्स को लेके या कौन लेके आया था इनको। और फिर आएगा आपका घोरी, इसी घोरी के ये टर्किश ओरिजिन का मानते थे, तो फिर इसी घोरी के स्लेव्स हुआ करते थे जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत स्थापित करेंगे, दिल्ली सल्तनत स्थापित करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम। उसके बाद कुछ कुछ राजपूताना स्टेट्स, जैसे ही गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन होगा तो आपकी कुछ कुछ राजपूताना स्टेट्स निकल के आएंगी, जैसे चौहान, परमार, चंडेल। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे। जैसे अगर बात करें हम तुम्हारे चौहान में पृथ्वीराज चौहान 3 हुआ करते थे, उसकी लड़ाई हुई थी घोरी के साथ, तो उसमें क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ तरेन को लेके कि भाई बैटल ऑफ तरेन कौन सी राजपूताना स्टेट ने लड़ी। या एक आएगा बैटल ऑफ चंदेरी, वो मोहम्मद घोरी ने कौन से राजा के साथ लड़ी थी, तो वो गेहदवाल डायनेस्टी के साथ लड़ी थी। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। या अगर यहां पर हम चंडेल की बात करें तो आपने नाम सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं। तो जो एलोरा की गुफा, जो आपकी चंडेल है, इन्होंने आपका वो बनवाया है बेसिकली खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर है, वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें यहां पर आपकी राजपूत डायनेस्टी के ऊपर हमने देखा था, तो इन्होंने एलोरा की गुफाएं बनवाई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पर्टिकुलर कुछ केव्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एंशिएंट हेरिटेज साइट्स हैं वो, और वो कब बनवाई, किसने बनवाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर अगला टॉपिक आएगा आपका दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपकी 5 डायनेस्टीज आएंगी। सबसे पहले गुलाम वंश, स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये आपका खत्म हुआ। जैसे ही 5 दिन खत्म हुए, जितने ऊपर अभी तक टॉपिक पढ़े थे इनके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और लास्ट में संडे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे हो। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें इकोनॉमी में एक तरफ आपका बैंकिंग सिस्टम आ गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गया, अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, पॉलिसीज चलती हैं, वो आ गई। आपकी इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट किस तरीके से काम करता है, कहां से पढ़ेंगे इकोनॉमी, रमेश सिंह किताब है, रमेश सिंह किताब है। मेडिवल हिस्ट्री कहां से पढ़ेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लास 12th की जो सेकंड वाली किताब है, ठीक है, वो है मेडिवल हिस्ट्री की, 5 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। साथ ही साथ क्लास 7th वाली जो किताब है आपकी एनसीईआरटी की, वो। ठीक है, वीक 6 तक आते आते आपका सब्जेक्ट नंबर 5 भी खत्म हो गया, इकोनॉमी भी खत्म हो गया विद रिवीजन। ठीक है, छठे दिन तो आप इस पे मॉक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। 7वें दिन आपका एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, चाहे देख के करो चाहे बिना देख के करो, डजंट मैटर। और वीकली करंट अफेयर्स संडे को। तो यहां तक आते आते 6 हफ्तों के अंदर आते आते क्या हुआ भाई, आपके 5 मोटे मोटे सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, विद प्रॉपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हो आप साथ साथ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वीक 6 आपका शुरू होगा, तो अब मेडिवल हिस्ट्री हमारी चल रही थी, अब यहां से एक ही सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही छठा हफ्ता आया, उसके बाद जो दूसरा वाला स्लॉट था, यहां से अब रिवीजन स्टार्ट होगी। दिस इज योर सेकंड रिवीजन। ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा चुके हो, अब यहां से सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एक दिन हमने डिसाइड कर लिया एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, अगले दिन हम मेडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, अगले दिन हम पॉलिटी के कुछ रिवाइज कर लेंगे, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ रिवाइज कर लेंगे, और मैपिंग, जो वर्ल्ड मैपिंग करी थी। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था उसका ये सेकंड रिवीजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने का जो मेन जो तरीका होता है वो होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, एक बारी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना होता है। ठीक है, 10 सोर्स नहीं लगाने होते, सोर्स एक ही रखना चाहिए, उसको पढ़ना 10 बार चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री में भी हमारे साथ साथ टॉपिक चल रहे हैं, जैसे विजयनगर अंपायर में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कृष्णदेवराय राजा हुआ करता था, बहुत ही बढ़िया राजा था। ठीक है, इसी के टाइम पर आपका बेसिकली जो है पोर्चुगीज पावर जो है वो आएगी पिक्चर के अंदर, गोवा हमारे हाथ से छूटेगा। ठीक है, शाही डायनेस्टीज आपकी दक्कनी सुल्तान निकल के आएंगे। दक्कनी सुल्तान आपके 5 शाही सुल्ताना डायनेस्टी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के अलावा, इनको दक्कनी सुल्तान कहते थे। यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गोवा जो था वो कौन सी सल्तनत के अंदर आता था, तो बीजापुर वालों के अंदर आता था वो। ठीक है, बीजापुर जगह हुआ करती थी। उसके बाद मुगल्स आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए।
क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 के अंदर, जिसमें बाबर जीत गया था, तो वो मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेगा। मुगल्स में जो शुरू के हमारे 6-7 राजा होंगे वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया। किस तरीके के क्वेश्चन, कैसे पावर में आ रहे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लेके आए हैं। जैसे अकबर का देखो दीन इलाही धर्म लेके आया था, मनसबदारी सिस्टम लेके आया था, ठीक है, और आपका ये जब्ती सिस्टम लेके आया था कि अगर लैंड मेजरमेंट करना है तो कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं उसके, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स के लिए इसने बहुत सारी चीजें बनाई थी। हुमायूं किस तरीके से पावर पे आएगा, इनके टाइम पर कौन कौन से स्पेशल आर्किटेक्चर फॉर्म लाए गए, या इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी लिखी गई, इंपॉर्टेंट राजपूताना स्टेट के साथ इनके रिलेशन कैसे थे, तो ये ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले दिन हम 3 राजाओं को खत्म करेंगे और दूसरी क्लास में अगले 3 राजाओं को खत्म करेंगे। ये आपका मुगल भी खत्म हुआ 2 दिन के अंदर। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के अंदर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये आप 2 दिन पढ़ेंगे, किस तरीके से भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये किस चीज से डील करता है। जितने भी आपके लो कास्ट वाले लोग हुआ करते थे, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी मेन स्ट्रीम रिलीजन था उनसे कुछ फायदा नहीं हो पा रहा। जैसे जो वैदिक एज थी उसके अंदर तो शूद्र कैटेगरी अलग रखी गई, उनको तो पढ़ना लिखना अलाउड ही नहीं था। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म निकल के आए जिन्होंने एक अल्टरनेट प्रोवाइड करा जनता को। इसी के बाद कुछ लोग लोअर कास्ट के और ज्यादा निकल के आएंगे जो कहेंगे कि भैया हम भक्ति मूवमेंट के थ्रू, हम भक्ति के थ्रू अपने आप को डिवोट कर देंगे भगवान के लिए। और यहीं पर फिर तुम्हारे अलग अलग स्कॉलर्स आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, ब्राह्मण्स आएंगे जो अपनी अपनी फिलॉसफी देंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य, उनकी फिलॉसफी अद्वैतवाद हो गई। ऐसे आपके एक बासावन्नाचार्य हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने लिंगायत मूवमेंट चलाया, वैष्णव शिवा मूवमेंट चलाया। तो ऐसे फिलॉसफिकल बेसिस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फिलॉसफी किसकी है। तो ये भक्ति सूफी मूवमेंट। फिर उसके बाद इस्लाम एंट्री कर गया भारत के अंदर। जब दिल्ली सल्तनत आई तो फिर इस्लाम भी आ गया, तो कल्चरल इंटीग्रेशन होने लगेगा, तो सूफीज्म भी डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो वो है भक्ति सूफी मूवमेंट। किस तरीके से काम करता है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है मेडिवल हिस्ट्री का, भक्ति सूफी मूवमेंट। बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। तो यहां तक क्या हुआ, आपका मेडिवल हिस्ट्री भी आते आते वीक 6 तक आते आते आपका सब्जेक्ट नंबर 4 खत्म हो गया, मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो गई। जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसी के आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो, और यहां आपका सेकंड रिवीजन चल ही रहा है। यहां संडे आ गया तो फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे नहीं निकलेगा पेपर, जैसे ही आपके 4 सब्जेक्ट खत्म हुए, एक स्लॉट जो आपका रिवीजन का है वो तो अब रिवीजन वाला ही रहेगा। यहां पे आपने नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी। 40 दिन पे क्या हुआ, सबसे पहले हिमालयन सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे भैया यहां पर आपके जो है हिमालय बन के आए, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कैसे हुआ, डबल कन्वर्जेंस हुआ, ऐसे क्या नाम है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इनमें अलग अलग रेंजेस कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी पीक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली तरीके से लगाना कि ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाना। इसके अलावा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, वो देखना। तो ये आता है आपका हिमालयन सिस्टम के अंदर। फिर इसी के अंदर आपका आएगा पासिस की भैया दर्रे, ठीक है, दर्रे। जैसे आपने सुना होगा रोहतांग पास हो गया, मिंटका पास हो गया, अघील पास हो गया, बारालाचला पास हो गया। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी क्या ज्योग्राफी है, कैसे आप इसको बना सकते हो, याद रख सकते हो। बहुत इजी। कहां से पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11। फिर से एनसीईआरटी पर आ गए। हाँ, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप लोगों ने क्लास 11 की एनसीईआरटी को माना है, वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 की ही दूसरी किताब है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, ठीक है। तो वो ही पढ़नी है सिर्फ क्लास नंबर 11 की, और कुछ नहीं करना है। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग मैपिंग पे प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा नदर्न प्लेन्स। एकदम छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग याद करते हैं भाबर रीजन के बारे में। हम लोग देखते हैं खादर रीजन, भांगर रीजन की कौन सा एरिया ज्यादा फर्टाइल होता है, कौन सा इनफर्टाइल होता है, कौन सा बिल्कुल ही बंजर जमीन होती है, कैसे बनते हैं ये देखते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इंडियन ज्योग्राफी में, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, कि किस तरीके से अलग अलग नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, या कौन सी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, या कौन सी इंपॉर्टेंट नदी पर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है, या कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट बसा हुआ है। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 2 दिन में हम अलग अलग रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। जैसे एक दिन के अंदर सारी नॉर्थ वाली नदियां, और फिर अगले दिन सारी साउथ वाली नदियां, क्या ओरिजिन है, ठीक है, इनकी कौन कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियां, वो सब देखा। जैसे ही आप 6ठे दिन पर आए, इन्हीं चीजों के ऊपर, इन्हीं सेम टॉपिक्स के ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, और 7वें दिन तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चल ही रहा है विद वीकली करंट अफेयर। और जो स्लॉट नंबर 2 था, यहां पर भी आपकी सेकंड रिवीजन कंटिन्यू चल रही है। आगे जैसे ही आप बड़े वीक 8 पर पहुंचे, यहां आते आते भी आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट पढ़ेंगे कि भाई हमारी जो स्टेट्स हैं अलग अलग, वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हुआ करते हैं, वो आपको वहां देखना है। फिर
इंडियन ज्योग्राफी में जो अगला टॉपिक कोस्टल प्लेन्स की, भैया प्लेन एरिया जो होता है वो तो ये होता है नदर्न प्लेन्स वाला, लेकिन यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यहां पे भी तो कुछ कुछ प्लेन एरिया बनता है। कहां? समुद्र के किनारे, कोस्ट के किनारे। तो हमने उन्हीं का नामकरण किया हुआ है, उन्हीं को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में से कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है ये बताना पड़ता है कभी कभी। तो वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे होते हैं हमारे। तो यहां पर हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। और इंडिया के अंदर दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स चलते हैं, जैसे एक हो गया आपका अंडमान निकोबार और एक हो गया आपका लक्षद्वीप। तो उसके अंदर कौन सी बॉडीज, वाटर बॉडीज अलग अलग करती हैं उनको। जैसे अगर मैं बोलूं अंडमान और निकोबार को कौन सा वाटर बॉडी अलग करता है, कौन सा वाटर चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है उसको। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लास्ट आएगा आपका मेजर एंड माइनर सॉइल्स। इंडिया के अंदर कौन कौन सी सॉइल्स हैं, जैसे एलुवियल सॉइल हो गई, आपकी ब्रिक लेटराइट सॉइल हो गई है। कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जिससे ईंटें बनाई जाती है, तो बहुत लोग रेड सॉइल लगा जाते हैं। रेड सॉइल नहीं होता बेटा, लेटराइट सॉइल होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपकी ब्लैक सॉइल होती है, तो वो काला रंग क्यों है उसका, वो कैसे बन के आई। तो रॉक्स आपका सॉइल्स अलग अलग तरीके की होती हैं, वो मेंशन किया गया है, ठीक है। वो पढ़ना होता है, किसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडियन क्लाइमेट की। भारत का क्लाइमेट किस तरीके का है, मानसून का क्लाइमेट है भैया, पूरे वर्ल्ड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिया और अपना ब्राजील, साउथ अमेरिकन वाले रीजन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर देखने को मिलता है बस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानसून, अच्छा टॉपिक है, ये एक बार समझ आ गया तो इसी के बेसिस पर इंडिया की रेनफॉल समझ आ जाएगी। रेनफॉल समझ आ गई तो यह भी पता चल जाएगा कि भारत में फॉरेस्ट और वेजिटेशन किस तरीके का होगा। पूरा लॉजिकल है भाई। ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पानी कम होएगा, रेनफॉल कम होएगा, तो डेसिडियस फॉरेस्ट आ गए, जो पानी की कमी होने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं। और कुछ कुछ ऐसा होगा जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, तो वहां पर थॉर्नी प्लांट निकल के आ गए कि भैया अब पत्ते तो बड़े नहीं रख पाएंगे, कांटे वाले पौधे आ जाएंगे आपके, या छोटी पत्ती वाले पौधे आ जाएंगे। तो पूरा लॉजिकल सेंस है, जहां बारिश ज्यादा है वहां एवरग्रीन, जहां बारिश कम है वहां थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉरेस्ट और वेजिटेशन क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर 3 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, आपकी क्या नाम है, खारिफ, राबी एंड जायद क्रॉप्स। तो ये कैसे है, ये मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा। ये खत्म किया। यहां तक आते आते वीक 8 तक आते आते क्या हुआ भैया, आपके 6 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, जिसमें आपने मॉक्स क्वेश्चन भी लगाए हैं हर सैटरडे। आपकी यहां सेकंड टाइम रिवीजन चल ही रही है, और हर संडे टू संडे आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विद वीकली करंट अफेयर्स। जैसे ही आप वीक 8 पर आए, यहां से आपका मेन अपना जो जहां से सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो बेसिकली सबको लगता है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। यहीं से आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप टॉपिक वाइज अपना पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। एक स्लॉट वाला, और दूसरा स्लॉट तो आपका रिवीजन चल ही रहा है, सेकंड वाला कोई नहीं रोक सकता उसको। पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स। मुगल्स के अंदर याद होगा हमने केवल शुरू के 5-6 राजा पढ़े थे, अब जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे, उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो अब मुगल्स के जो बचे हुए राजा हैं, सबसे पहले वो खत्म कर दिए एक ही बारी में, कि किस राजा के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, बस उतना ही। अब मैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर हो गया, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई उस टाइम पर कौन तुम्हारा मुगल राजा हुआ करता था, तो कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चन हो गए। या इजारेदारी सिस्टम कौन लेके आया, या जजिया टैक्स किसने रिमूव करा, किसने लगाया। तो वो जितने भी लेटर मुगल किंग्स आए हैं, उनके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, वो इसमें खत्म होंगे। अगला, जब मुगल साम्राज्य ही डिक्लाइन पर चल रहा है, तो फिर जो छोटे छोटे सूबेदार, जो गवर्नर्स हुआ करते थे, वो उनके अंडर क्यों रहेंगे, वो भी कहेंगे हमें आजादी चाहिए, हम अलग रहेंगे अपना। तो इसी टाइम पर अब आपकी रीजनल स्टेट्स निकल के आएंगी, जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक स्टेट हो गए, इन्हीं को लेके आपकी अलग अलग लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। तो सेकंड क्लास में आपने देख लिया, सेकंड क्लास में कि भैया अलग अलग जो आपकी स्टेट्स निकल के आई हैं, वो क्या नाम है आपका, कौन सी है, किसने स्टैब्लिश करी है, कब स्टैब्लिश करी। जैसे बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खान ने 1724 में स्टैब्लिश करी। अवध की बात करें तो 1732 में सादतुल्लाह खान ने करी। ऐसे ही आपका अगर कर्नाटक स्टेट की बात करें तो वो क्या नाम है आपका, सादत खान करके हुआ करता था, उसने करी है। तो ये किसने स्टैब्लिश करी है, कब करी है, वो यहीं पर निकल के आया आपका रीजनल स्टेट्स। उसके बाद फाइनल आपका टॉपिक आता है कि भैया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सबसे पहले वास्को डिगामा आ गया अपनी बोट में छैया छैया करके, ठीक है, कैलिकट में उतरा, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सबसे पहले पोर्चुगीज आएंगे, फिर डच कंपनी आएगी, फिर इंग्लैंड वाले आएंगे, फिर फ्रांस वाले आएंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद देखा कि किस तरीके, अब इन चारों यूरोपियन कंपनीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आई, जिसने अपना वर्चस्व स्थापित करा, वो था ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले। तो अगली क्लास में आप देखोगे कि किस तरीके से ब्रिटेन ने यूरोपियन पावर्स को भारत के अंदर खत्म करा। दैट मींस कि डच वालों को, पोर्चुगीज वालों को और फ्रांस वालों को। उसके बाद कौन बचा, यहां के राजे रजवाड़े, यहां के नेटिव स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स, जैसे आपका बंगाल अवध को कैसे खत्म किया, उसके लिए आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई, बक्सर हुई, कर्नाटक लड़ाई हुई।
कर्नाटक लड़ाई आपकी जुड़ी हुई है हैदराबाद से। तो यहां से अब आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाला पार्ट हुआ, जिसमें कुछ कुछ आपकी यूरोपियन कंपनीज को खत्म किया गया, दैट इज पोर्चुगीज, डच एंड फ्रांस, और फिर उसके बाद यहाँ की नेटिव स्टेट्स को खत्म किया जाएगा। तो हर एक नेटिव स्टेट के लिए अलग अलग क्लास मैंने डाली हुई है, इसी के बेसिस पर आप पढ़ोगे। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के इतने टॉपिक खत्म हुए, आपने सेम टॉपिक्स के ऊपर मॉक्स लगाए, और यहां पर आपकी सेकंड रिवीजन तो चल ही रही है। 7वें दिन आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, और यहां पर वीकली करंट अफेयर आ गए। आगे बढ़ोगे अब, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को हमने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और पढ़ने में भी मजा आता है इसको। तो उसके बाद आपकी मैसूर को किस तरीके से कब्जा किया जाएगा, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली को निपटाया जाएगा। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, कब हुई है, कौन सी ट्रीटी पर खत्म हुई है। उसके बाद अगले में मराठाओं को खत्म किया गया। अब ये जो मराठा है, जो मराठा की जो हिस्ट्री है, ये असल में आधी मेडिवल के अंदर आती है और आधी मॉडर्न के अंदर आती है। जैसे हमने मुगल्स के बारे में देखा कि मुगल्स की आधी हिस्ट्री मेडिवल के अंदर है और आधी आपकी मॉडर्न के अंदर है। तो जो शिवाजी वाला टाइम पीरियड होगा वो सबसे पहले आप खत्म करोगे, और फिर जो पेशवा बाजीराव वाला टाइम होगा, जिसमें 3 एंग्लो मराठा वार हुई ब्रिटिश के साथ, वो दूसरे दिन खत्म करोगे। तो यहां से मराठा एम्पायर को जो है सबजुगेट किया गया। उसके बाद किस तरीके से छोटी मोटी स्टेट, जैसे पंजाब के साथ 2 लड़ाइयां हुई, तो कब हुई, कौन सी ट्रीटी पर खत्म करी। अफगानिस्तान के साथ 3 लड़ाइयां हुई, कौन सी ट्रीटी पर खत्म करी। नेपाल के साथ 2 हमारी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई है। बर्मा के साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ यानडेबू, या कब इसको भारत का हिस्सा बनाया गया, या कब बर्मा को भारत के डोमिनियन से अलग किया गया। तो यहां एक ही बारी में ये भी खत्म हुआ। इसके अलावा ये तो हुई लड़ाइयों और ट्रीटी वाली बात, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, लड़ाइयों और ट्रीटी वाला पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत के अंदर अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे। तो अलग अलग गवर्नर जनरल्स आया करते थे, हाँ बिल्कुल आया करते थे। वो अलग अलग टाइम पे पॉलिसीज लेके आएंगे। जैसे आपने सुना होगा विलियम बेंटिक सती के लिए कानून लेके आया था राजा राममोहन रॉय के कहने पर। डलहौजी आपका विडो रिमैरिज एक्ट लेके आएगा, या टैक्सेशन किस तरीके से चलेगा। वो सारा का सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट जो है वो 1857 तक जितने भी गवर्नर जनरल्स आए वो एक दिन में खत्म होंगे कि वो कौन से कानून, कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो सब्सिडी अलायंस की ट्रीटी है वो कौन लेके आया था, या सब्सिडी अलायंस के कोई पॉइंट दे दिया आपको, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, उसके कुछ पॉइंट दे दिया आपको। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट होता है वो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किया भारत के ऊपर, वो एक क्लास के अंदर हुआ। और फिर यही 5 टॉपिक के अपने प्रीवियस ईयर के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। यहां पर आपका सेकंड स्लॉट वाला रिवीजन चालू ही है, ठीक है। 7वें दिन आते आते आपने सीडीएस का पेपर सॉल्व करा, प्रीवियस वाला, और वीकली करंट अफेयर चल रहा है। आगे आएंगे वीक नंबर 10 पर। तो यहां पर क्या आएगा, इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट किस तरीके। देखो हमने पहले देखा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाला कि भाई लड़ाई और ट्रीटीज हो रही है। सेकंड में देखा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट करा। अब तीसरा कॉन्क्वेस्ट इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट, कि किस तरीके से भारत से पैसा चूसा गया। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, जैसे आपके अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलते थे। आपने सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, या महलवारी सिस्टम, या रेतवारी सिस्टम, कौन लेके आया, कहां पर अप्लाई किया गया, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई बाय अनदर देन दिस दादा भाई नेहरू जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत से सारा का सारा पैसा जा रहा है, सालाना कम से कम नहीं तो 54 करोड़ रुपया बेफालतू में ये लोग लेके जाते थे। ये सारे दे रखे उन्होंने। तो इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ थ्योरी पूरी दी गई, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से हमारे यहाँ के कारखानों को, चरखों को तोड़ा गया। इवन जो यहाँ के लोग बाग हुआ करते थे वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू ना कर पाए तो उनके अंगूठे काट दिए गए, वो देखा गया। फेमाइन्स आए भारत के अंदर अलग अलग टाइम पर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा। तो इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से हम गए, डुबाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब यहां तक 1857 का मामला हो गया खत्म। हमने देख लिया कि कौन से गवर्नर जनरल्स आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कानून आ गए, इकोनॉमिक कौन सी हो गई, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए यहां तक। उसके बाद अब इंडियन जनता में थोड़ा सा भैया समझ आया कि भैया ये ब्रिटिशर तो में गलत पर्दा दिखा रखा है। तो अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है वो होता है सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार के कार्य, कि जो यहां पर अलग अलग आपके स्कॉलर्स आएंगे निकल के, जो जनता को बताएंगे कि हमें किस तरीके से जीना है। ये ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल हमारा बंटाधार करे बैठे हैं। तो अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, इनकी कौन सी किताबें हुआ करती थी, इनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, इनकी फिलॉसफी क्या हुआ करती थी, देवेंद्रनाथ टैगोर की क्या थी। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इन रिफॉर्मर्स ने क्या इंस्टीट्यूट बनाया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, या इनकी किताबें, इनकी न्यूज़पेपर कौन सी हैं। इसी चीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सोशल रिफॉर्म का टॉपिक हम 2 दिन में खत्म करेंगे, जिसमें पहले दिन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स होंगे और दूसरे दिन हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल कास्ट मूवमेंट्स हुए हैं, टेंपल एंट्री मूवमेंट हुए हैं, कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को या निचले डिप्रेस क्लास के लोगों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो उसको लेके कौन कौन से आपके इवेंट हुए हैं, ठीक है।
कास्ट मूवमेंट, कास्टिज्म भारत के अंदर बहुत हुआ करता था, तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर बहुत सारे कास्ट इवेंट हुए हैं आपके, जैसे भीमराव अंबेडकर ने कई सत्याग्रह करे हैं, जैसे ज्योतिबाराव फुले जो माली हुआ करते थे, लोकाश माली, उन्होंने अलग अलग। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सोशल रिफॉर्मर कौन है, उसका न्यूज़पेपर क्या है, या कोई पर्टिकुलर मैगजीन हो, या उसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम और कब बनाया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही ये वाले टॉपिक खत्म हुए इस हफ्ते के, तो उसी दिन आपने क्या करा भैया, क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, और वहां पर आपका सेकंड स्लॉट रिवीजन का तो चल ही रहा है। संडे टू संडे आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, और साथ ही साथ आपका एक करंट अफेयर भी चल रहा है। उसके अलावा फिर आप देखोगे अगला इंडियन रिएक्शन, जितने भी आपके रिवोल्ट्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका 1857 का रिवोल्ट, लेकिन उसके अलावा और भी रिवोल्ट्स हुए हैं, जैसे आपका बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हुआ करता था, मुंडा रिवेलियन, आपका नील विद्रोह हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं, बट उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, हमें सिर्फ वो देखना होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सिपाही म्यूटिनीज हो गई आपकी, ठीक है, जो सिपाही लोग किया करते थे। इसके अलावा अब ये 1857 वाला जो रिवोल्ट था, ये एक बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क पॉइंट बना हमारी हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अब इसका आउटकम क्या निकला, जिसके तहत आपके सिविल सर्विस के अंदर रिफॉर्म किया गया कि इंडियंस को भी ऐड करो, अब है इंडियन पीनल कोड बनाया गया, किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया, इंडिया के अंदर हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये सब 1857 के आउटकम्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अलग अलग जो यहाँ के लीडर्स हैं वो अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि अल्टीमेटली कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो नए लीडर्स के ग्रुप निकल के आएंगे। लाल बाल पाल आपके एक्सट्रीमिस्ट निकल के आएंगे, मॉडरेट्स में आपके गांधी हुआ करते थे, और आपके गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, बहुत सारे मॉडरेट्स, नरम दल गरम दल वाले लोग हुआ करते थे, उनके बारे में। फिर अगला टॉपिक आप पढ़ोगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम लीग किस तरीके से पिक्चर के अंदर आ रही है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, बंगाल के पार्टीशन को लेकर क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके अगेंस्ट में इंडियन ने लॉन्च कर दिया क्या, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया, इसके क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे। और जब ये मूवमेंट डिक्लाइन पे जा रहा था, तो इसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी निकल के आई कि भैया फोड़ देंगे जाके हम। तो पहले मॉडरेट्स हुआ करते थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी कैटेगरी निकल के आएगी। तो रिवोल्यूशनरी फेज भी दो हिस्सों में हुआ है। तो पहला फेज 1 जो 1900 से लेकर 1915 तक चला, उसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, या आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, 1908 के अंदर हुआ था, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही आगे बढ़े तो गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट करोगे अब आप लोग, कि किस तरीके से इंडिया के अंदर गांधीयन मूवमेंट चल रहा है। गांधी जब भारत के अंदर आएंगे तो उन्होंने कैसे कैसे काम शुरू करा, जैसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो केक वर्ड से याद रख सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत वालों का क्या रोल रहा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, ये एक दिन के टॉपिक हो गए। तो ये 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने टॉपिक पढ़े, छठे दिन उसी के प्रीवियस मॉक्स क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, और 7वें दिन तो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल ही रहा है। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके और भी लीडर्स निकल के आएंगे, जैसे स्वराज पार्टी 1924 में एस्टैब्लिश करी गई। यहां से क्वेश्चन आता है कि क्यों बनाई गई, कौन लीडर थे हुआ करते थे। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आउटकम के रूप में बनी थी। वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा, इन्होंने कौन से अपने सत्याग्रह चलाए, साइमन कमीशन क्यों आया था, क्या रिपोर्ट थी इसके अंदर, नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, कब आई, ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस हुआ करते थे उसके अंदर। ये एक दिन के टॉपिक हो गए। नेक्स्ट जगह टॉपिक हो गए रिवोल्यूशनरी फेज 2। फेज 1 पहले हम पढ़ चुके हैं, फेज 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो भगत सिंह का मामला सामने निकल के आएगा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी निकल के आएगी, सुभाष चंद्र बोस पिक्चर के अंदर आने लगेंगे, चित्तरंजन दास पिक्चर के अंदर आने लगेंगे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट या इसी को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, और पूना पैक्ट, ये आपके अगले दिन के टॉपिक हुए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, इसमें सारे प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं। 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि 1937 में भारत के अंदर 11 राज्य हुआ करते थे, तो 7 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार निकल के आई मेजोरिटी के अंदर। तो ब्रिटिशर्स हिल गए बिल्कुल कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था सर, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, तो कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आखिरी का जो टॉपिक रहेगा आपका, तो अगस्त ऑफर आएगा, इंडियंस को लुभाने के लिए क्रिप्स मिशन आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, कम्युनलिज्म आएगा। कम्युनलिज्म मतलब ये जो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का, ये बहुत ज्यादा कम्युनल हो गया था, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान लोगों के बारे में ही सोचता था, इसने बाकियों के बारे में नहीं सोचा। तो उसका ग्रोथ हुआ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पार्टीशन होगा। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके सेकंड लास्ट क्लास। और फिर आपका आएगा बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस, किस तरीके से लास्ट में आजाद होगा, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा,
आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज ने किस तरीके से मदद करी, और जो सबसे आखिरी विद्रोह था जिसको बोला जाता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, RIN म्यूटिनी, किस तरीके से फाइनली इंडियन नेवी ने भाई साहब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया। यहां तक आते आते आपका क्या हुआ, सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए, सब्जेक्ट 7 खत्म हो गए 72 दिन के अंदर, जिसमें आप मॉक्स भी लगा चुके हो, सेम टॉपिक्स के हर बार आपने मॉक्स लगाए हैं। यहां पर आपकी रिवीजन चल रही है वीक नंबर 6 से, 6 हफ्ते तो वो रिवीजन सेकंड स्लॉट वाले हैं। हर संडे टू संडे आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। तो इतना डिटेल बताने के बाद कैसे कह सकते हो कि जीएस सॉल्व नहीं हो सकता? ये तो हमारी अपनी बात होती है कि हम अपनी बात पर अड़िग हैं कि नहीं है। तो इतने डिटेल्ड वे में अगर आप इस टाइम टेबल को या इस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करोगे, आप चाहे तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट अलाइन कर सकते हो, ठीक है, मैंने ऐसे कराया, आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, बट करो। अब सवाल यह है कि सर इतना डिसिप्लिन वे में चलना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि देखो भाई, चलना तो पड़ेगा। तो जो ये खुद कर सकते हैं कि नहीं हम तो फोकस्ड हैं, हम तो कर लेंगे, तो बिल्कुल नो डाउट आप करिए। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमसे थोड़ा सा मुश्किल है, उतना फोकस नहीं हो पाएगा, इतनी किताब कौन से इकट्ठा करेंगे, कंटेंट कहां से लेके आएंगे, सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अब आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी वही सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और कोई खास प्राइस भी नहीं है, 999 है, ठीक है, सबके लिए मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। ओटीए का बैच 999 का है, और आपका आईएमए का बैच जो है वो आपका 1299 का है, ठीक है। तो इतना कोई टफ, ये बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता नहीं है, बात होती है सिर्फ कंसिस्टेंसी की। अगर कंसिस्टेंसी है आपके अंदर तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो चीजों को। अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल गाइडेंस के लिए यहां है। तो ये वीडियो के अंदर डिटेल रूप में मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप जीएस को कैसे अप्रोच कर सकते हो। आई होप आपको यहां से कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइडेंस मिला होगा, और एक अपनी तैयारी को एज देने के लिए आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, ये नंबर आपको दे रखा है, यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर एंड रिजॉल्व योर क्वेरी विद एनीथिंग, ठीक है। तो मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।